ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀ ਪੀੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्री अकाल। आपको नमस्ते, सलाम, वड़क्कम एंड गुड आफ्टरनून। सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, वड़क्कम एंड गुड आफ्टरनून टू यू सर ऑल्सो। डॉक्टर साहब, हमने ऑफ द कैमरा बात की थी कि यूट्रस फाइब्रॉइड एक ऐसी समस्या है जो इन दिनों में कुछ ज़्यादा सुनने में मिल रही है। बच्चेदानी की रसौली जिसको बोलते हैं, माँस की रसौली। तो कुछ साल पहले 15-20 साल पहले हम लोग इसके बारे में कम सुना करते थे। शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये प्रचलित था ये शब्द। आज इतना ज़्यादा ये सिस्टम, इतना ज़्यादा ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? सबसे पहले यूट्रस फाइब्रॉइड क्या है उसके बारे में बताइए। यूट्रस बच्चेदानी को कहते हैं, गर्भाशय, गर्भगृह, आप जो भी ये कह लीजिए। और वो बहुत ही उसका आध्यात्म से लेके और मतलब कॉस्मिक से क्वांटम तक और क्वांटम से कॉस्मिक तक बहुत गहरी बात है ये गर्भाशय या गर्भगृह। उसमें कोई नियोप्लाज्म मतलब नया ग्रोथ हो जाने को फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड यूट्रस मैलिग्नेंट है, ज्यादातर बेनाइन ही होते हैं, ज्यादातर कैंसरस नहीं होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। तो इनको निकाल देना तो खैर अल्टीमेटली फिर से आप वापस तो ग्रो नहीं कर सकते हैं, एक बार निकाल दिया जाए तो। कोशिश अपनी ये जरूर होनी चाहिए निकालने के पहले क्या कोई ऐसी पद्धति है जिससे ये चीज ठीक हो सके। तो उसके लिए ये समझना जरूरी होगा कि पहले वो हुआ क्यों, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो आज ही ये प्रिवेंशन लेके उसको ये फ्यूचर में ना आए ऐसी स्थितियां वो आज से ही शुरू करें तो हो सकता है कि उनकी ये स्थितियां ना आए कभी भी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, दैट वी आर अ हार्मोनली चैलेंज जनरेशन। हम कोई भी हार्मोन पे काबू नहीं पा रहे हैं। एंड इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो हार्मोन्स का ही इंटरप्ले है। एक मेल को फीमेल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज जस्ट एन इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कम ज्यादा करके तो एक ये बात पक्की हो जाती है कि अर्धनारीश्वर की जो कल्पना जो सनातन में है, अर्धनारीश्वर मतलब आपका आधा भाग, आधा शरीर मेल है, आधा शरीर फीमेल है। ये हार्मोन्स का इंटरप्ले है। कौन सा हार्मोन्स को आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे ताकि ये चीजें हो जाएं या हो पाए, ये संभव है। उसी तरह हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज्यादातर सेक्सुअल ऑर्गन्स को
प्रभावित भी करती हैं, पीसीओडी से लेके ओवेरियन मैसेस तक और यूट्राइन फाइब्रॉइड तक, सभी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैव अ रोल टू प्ले। हम्म, अब ये हार्मोन्स बॉडी में भी बन रहे हैं और हम बाहर से भी ले रहे हैं। हम्म, बॉडी में जो बन रहे हैं उसको तो हम लोग बॉडी को कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर से ले रहे हैं उसको काटना जरूरी है, क्योंकि वही जाके ये प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। हम्म, ये जो स्यूडो हार्मोन्स जो स्किन से भी जाते हैं, कपड़े के माध्यम से, फूड से भी जाते हैं, और आपके कई पिगमेंट्स, रंग जो आप यूज करते हैं उसमें भी स्यूडो हार्मोन्स हैं, और ये एक ऐसा इफेक्ट पैदा करते हैं, स्यूडो इस्ट्रोजन हम्म, या स्यूडो टेस्टोस्टेरॉन, ये एक ऐसा इफेक्ट पैदा करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, और ये ज्यादातर प्रिवेंटेबल है। हम्म, अगर फाइब्रॉइड यूट्रस नहीं हुआ तो हम अगर इसी खाने को रेगुलेट कर लें तो नहीं होगा। जी, अगर हो गया है तो हार्मोनल रेगुलेशन करके उसको ठीक भी किया जा सकता है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि हमने कई किए हैं, हम्म, और जैसा कि यस, मॉडर्न मेडिसिन में ये नोन चीजें नहीं है जो मैं हम्म, आपको अभी बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट नोन इन मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन ओनली नोज कि नहीं, फाइब्रॉइड है तो दी ओनली ऑप्शन इज टू टेक आउट द यूट्रस, हिस्टेरेक्टमी कहते हैं उसको, हम्म, दैट इज द ओनली ऑप्शन। एक बार ट्राई करने वाली बात यह है, देखिए, हम, छोटी सी बात, हम इतना ज्यादा खाते हैं कम बोल बोल के, हमें हर 2 घंटे पे कुछ चाहिए, हमें हर 1 घंटे पे कुछ चाहिए, तो इंसुलिन स्पाइक निकलता है पैंक्रियास से। ये इंसुलिन स्पाइक सब चीज को बड़ा करता है, आपके मुंह को भी बड़ा करेगा, आपके पेट को भी बड़ा करेगा, ओबीज करेगा, और यूट्रस को भी बड़ा करेगा। यूट्रस चूंकि एक ये बड़ा ऑर्गन है, तो यूट्रस को पूरा बड़ा ना करके बीच बीच से उसको बड़ा करता है, तो फाइब्रॉइड्स निकल आते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अगर इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल कर लें तो फाइब्रॉइड कंट्रोल में आ जाएगा, बड़ी हम्म, सिंपली। और इन सभी बातों के लिए वही है कि हमें लोग कहते हैं कि आप हर चीज के लिए यू कम बैक टू डाइट। यस, यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आप ठीक रहना चाहते हो कि नहीं, तो आप अगर 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दे दें तो 7.5 घंटे में आपका इंसुलिन मेटाबोलाइज हो जाता है, तो वो कम से कम आपका मुंह भी बड़ा नहीं करेगा, पेट भी बड़ा नहीं करेगा, और यूट्रस में फाइब्रॉइड भी प्रिवेंट करेगा होने से। बहुत सिंपल है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये करना। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि 8 घंटे बिना कुछ खाए रह जाना, लोगों को लगता है कि अब क्या खाऊं, अब क्या डाल लूं, हम्म, मुंह में क्या डाल लूं और पेट में क्या डाल लूं, पता नहीं पेट में ऐसी कौन सी जठराग्नि उगने लगी है कि हमें इतना खाने की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात यह है कि हम दुनिया को बोलते हैं कि हम कम खाते हैं। मैं तो खाता ही क्या हूँ, कुछ भी नहीं खाता। हाँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, पता नहीं उनको और क्या खाना था। अगर उतना कम खाने से ये स्थिति है तो फिर ऊपर वाला मालिक है। अच्छा, डॉक्टर पांडे, जैसे कि मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि पहले, आज से 15-20 साल पहले ये समस्या ज्यादा नहीं थी। आज ये समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि हर दूसरी चौथी माँ बहन जो है, तो ये कह रही थी मेरी यूट्रस रिमूव हो चुकी है, यूट्रस निकल चुकी है, या मुझे यूट्रस में सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, मुझे लिपोरिया की प्रॉब्लम है, मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है। ऐसा हर दूसरी चौथी माँ बहन को ये समस्या है। पहले ये कभी समस्या मैंने सुनी नहीं। कुछ पिछले 2 दहाकों से इतनी क्या हो गया कि ये समस्या इतनी बढ़ गई? आप देखिए,
बाजार में आपको जैसे आम मिलते हैं, आजकल आम का सीजन है, बिल्कुल। पेड़ पे वैसे आम नहीं होते हैं। बिल्कुल। बाजार में जैसे आपको पपीते मिलते हैं, पेड़ में उतने पीले पपीते नहीं होते हैं, ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन में होते हैं। बिल्कुल येलो हो ऐसे पपीते कम ये दिखाई देते हैं। तो ये सभी इंजेक्टेड या ट्रीटेड विथ केमिकल्स हैं। जो स्यूडो हार्मोन्स की हम जो बात कर रहे थे, हार्मोन्स की बात कर रहे थे, हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं उनको बड़ा करने के लिए। ये सभी हार्मोन्स छोटे से प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं और अल्टीमेटली आपका हेल्थ वो खराब करते हैं। इसलिए हम हेल्थ वाइज बर्डन्ड हैं, इसीलिए पूरी दुनिया का जोर ऑर्गेनिक फूड पे है। क्योंकि ये जो जीएमओज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजेक्टेड फूड्स जो हैं, ये बीमारियां कॉज कर रहे हैं। जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक हमें लगेगा कि नहीं, इंग्लैंड में खाना अच्छा मिलता है, अमेरिका में कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। खुद उगाना पड़ेगा या हमारे किसानों को हेल्प करना पड़ेगा, और वो उगाएं, बेशक आपको 2 पैसे महंगा दे, उनको भी पैसे की जरूरत है, उनको भी आप दें। आप बाकी सब जगह पैसे खर्च कर देते हैं, और किसानों को देने के समय आप ये कटौती करते हैं। उनको ज्यादा पैसे दें, उनको ज्यादा पैसे दे के खरीदें, उनका भी घर परिवार है, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और वो बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया का रुझान ऑर्गेनिक की तरफ है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख लें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ पूरा रुझान है, वर्ल्ड में कहीं भी। जी। जी। डॉक्टर पांडे, अ, जब तक हम लोग अल्ट्रासाउंड नहीं करवा लेते, जब तक हम कुछ ऐसे टेस्ट नहीं करवा लेते जिससे हमें पता चले कि यूट्रस में फाइब्रॉइड सिस्ट है, तब तक हमें पता नहीं चल पाता। तो क्या क्या करें? कैसे पता लगे कि किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड है या सिस्ट है, बिना किसी टेस्ट के? लक्षण क्या होते हैं? आ, लक्षण ज्यादातर नहीं होते हैं, ज्यादातर ये इंसिडेंटलोमा है। इंसिडेंटलोमा मतलब इंसिडेंटल फाइंडिंग है ये। अचानक से मिल जाता लेकिन हाँ, मैंने अचानक उन्होंने ये किसी और बात के लिए अल्ट्रासाउंड कराई, उसमें पता चल गया। है? हुँ। लेकिन कुछ सिम्टम्स भी देते हैं, जैसे डिस्मेनोरिया होता है, पीरियड्स ज्यादा होते हैं, अब पेनफुल पीरियड्स होते हैं, और कई चीजें और भी होती, यूट्रस का वेट ज्यादा हो जाता है, सैग डाउन करने लगता है, कई चीजें ये मतलब हो जाती हैं। ये बड़ी सिंपली मैं तो ये बोलूंगा, आपके माध्यम से हमारा एम ये है कि अगर हमारी ये बातचीत देख के कुछ लोग अपने आप को ठीक कर लेते हैं, हमसे ज्यादा खुशी इस बात के लिए किसी की नहीं, ये किसी को नहीं होगी। हमारा ये एम भी है कि आप हमारी बातचीत से हिंट लेके अपने आप को ठीक भी कर लें, और आप ठीक हो तो 2 लोगों को और ठीक करें। इस आंदोलन में हम चल पड़े हैं, और इस मुहिम में हम लगे हुए हैं। तो ये बड़ा सिंपली ये जाएगा, और उसमें कुछ नहीं है। 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दे दीजिए, नहीं, वो चीजें आएँगे। ठीक होने लगेंगी। वो आएँगे। लेकिन नहीं, लेकिन वो डॉक्टर वो अल्ट्रासाउंड से, हुँ, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड से कम हमें मालूम हो जाता है कि कोई फाइब्रॉइड यूट्रस है। हुँ, हुँ। और अगर हाँ। सिम्टम्स हैं तब तो इमरजेंसी भी हो जाती है कई बार। अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो उसको देखा जा सकता है, और उससे डिलेड वे में उसको कैसे करना है वो भी देखा जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड इज अ गुड मार्कर, कि उससे हमें पता चल जाता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। हुँ। जी। तो अब आए कि कौन-सा फाइब्रॉइड मैलिग्नस होता है और कौन-सा बेनाइन? कि मतलब कैसे कैसे ये आगे कैंसरस हो जाता है और कौन-सा जो है वो नॉन कैंसरस होता है?
और कैंसर में ये कैसे कन्वर्ट हो जाता कन्वर्ट या डिनोवो या ये वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन ज्यादातर फाइब्रॉइड यूट्रस बनाइन होते हैं। और जो कैंसरस ये होते हैं, जो कैंसरस यूट्राइन कैंसर होता है, उसका ग्रोथ इतना फास्ट होता है बिकॉज यूट्रस, वो आपको पता है, इट्स एन ऑर्गन, बहुत फास्ट सेल्स उसमें रिप्लेस होते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है उसका। तो वो भी हार्मोन से ही संचालित है। और उसमें क्या होता है कि एक सेल जो जेनेटिक जेनेटिक एबरेशन के चलते 2 में मल्टीप्लाई करता है, 2 4 में, 4 8 में। आप सोचिए ना, कंसेप्शन में एक सेल से लाइफ लाइफ शुरू हुई थी, है? 9 महीने के अंदर एक बच्चा बन जाता है मल्टीप्लिकेशन से। कैंसरस सेल भी कुछ ऐसा ही है, हम्म, अगर अनचेक्ड रहा तो 9 महीने में उतना बड़ा बनने की उसकी स्थिति है ना, क्योंकि ये नोन है। हम्म, अगर एक सेल 9 महीने के अंदर एक एक बच्चे में कन्वर्ट हो सकता है, इतना बड़ा बन सकता है, तो हम्म। कैंसर का भी एक सेल 9 महीने में इतना बड़ा बन सकता है। ये सिंपल लॉजिक है। मतलब इतना बड़ा बन सकता है जितना बड़ा बच्चा हो जाता है, 9 महीने जी में एक जी कैंसर का जी सेल इतना बड़ा हो सकता है। जी, एब्सोल्युटली। उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आसपास के ऑर्गन्स हैं प्रिवेंट करते हैं, ये करते हैं, तब वो नहीं बढ़ता है, या बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है, तो कई चीजें थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन इतना बड़ा बनने की स्थिति है उसकी। हम्म, ठीक है। मान लीजिएगा कि एक किसी माँ बहन बच्ची को ये समस्या हो गई है, तो सबसे पहले अब उसने अल्ट्रासाउंड शुरू किया। अल्ट्रासाउंड के बाद उसको पता चल गया कि उसको बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस जो उसके फाइब्राइड है। तो उसको फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा किस पद्धति में, किसी भी पद्धति में अगर वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के तरीके से वो अगर अपना इलाज करवा रहे हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के तरीके से तो इलाज में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि यूट्रस फाइब्राइड जो है वो निकल जाएगा। उसका तो एक ही तरीका है कि उसको ऑपरेट करवाओ और निकलवाओ। तो जी, आप जो ठीक बोल रहे दवाइयाँ जो दवाइयाँ उनको दी जा रही, तो फिर उनका दवाइयाँ लेने का लाभ क्या? हैं। वेल, ये आपका बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस मैं डक कर देता हूं, क्योंकि इसमें मैं आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, बिकॉज इसमें कई चीजें हैं, एंड ये दिस गोज अगेंस्ट दी एथिक्स। मैं अपने किसी भाई के अगेंस्ट में कोई बात बोलूं, मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। हमारा हमारी मुहिम ये है कि लोग ठीक हों, प्रॉब्लम में ना रहें, हमारा हमारे छोटे से प्रयास से वो ठीक हो सकें। तो ये जो मेडिसिन हैं जो मतलब चलती हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। सब चाहते हैं, कोई ऐसा डॉक्टर मुझे अभी तक नहीं मिला जो नहीं चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन कई बार अगर हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है तो कई बार ये चीजें नहीं भी होती हैं। कोई एक सही रास्ता है तो चीजें हो भी सकती हैं। तो वही हमारा प्रयास ये है। तो मैं दूसरों के ड्रग्स पे और इस पे नहीं कमेंट करना चाहूंगा, मुझे माफ करिए। जी मैं आपकी इस भावना की कदर करता हूँ। तो मैं भी अपने किसी पत्रकार भाईचारे के ऊपर इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो मैं आपकी इस भावनाओं को समझता हूँ। तो डॉक्टर साहब, अब आते हैं कि अ, आप हर बार जो है वो खाने के ऊपर जोर देते हैं, और मैं आपकी इस भावना को, पहले की आपकी बात बताई हुई कि बात को की कदर करते हुए मैं समझता हूँ कि हर चीज़ खाने से शुरू होती है, तो फिर खाने से क्यों ना ठीक की जाए। लेकिन
खाने से तो ठीक करेगा। सबसे पहले हमें ये बताइए कि खाने का वो रूटीन क्या होना चाहिए? क्या हमें खाने से बाहर निकालना है? क्या हमें नया ऐड करना है? फिर हम आगे आएँगे कि क्या ऐसी चीज़ें रसोई में पड़ी हैं जिनको लेने से हमारी ये समस्या जो है वो खत्म हो सकती है? या जो पेन हो रही है, जो पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, फ्लो ज़्यादा आ रहा है, उसमें हमें राहत मिल सकती है? सबसे पहले क्या हमें चीज़ें बाहर निकालनी है? क्या नई चीज़ ऐड? बहुत सिंपल है। ये आपका प्रश्न का आंसर देना मेरे लिए बहुत सिंपल है। 2 ही बार खाना खाएं, 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप दें, और जो एक बार का खाना है उसका 50% रॉ डाइट हो, जिसमें फ्रूट्स, सैलेड्स और स्प्राउट्स इक्वल मात्रा में हो। बाकी कुक फूड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप करें, 100 साल की जिंदगी का नुस्खा है ये। एक तो ये, और इससे अगर आप ऐसे करते हैं तो अगर ज्यादातर अगर फाइब्रॉइड है तो ठीक हो जाएगा। अगर ब्लड शुगर है वो भी ठीक हो जाएगा। हुँ, ब्लड शुगर भी आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, एक बार फिर से रिपीट करें, सेकंड पार्ट हाँ। क्या था? क्या हमें ऐसी रसोई में हमारी क्या ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, जी जिनसे जी। हमें सबसे पहले जो शुरुआती दौर में हमें निजात चाहिए, वो चाहिए पीरियड्स जो है वो सही हो जाएँ, पीरियड जो है वो पेनफुल ना हो, फ्लो ज़्यादा ना आए, उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। इसमें एक चीज हम छोड़ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जी, जी। कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा रोल है इन सभी चीजों में। कॉन्स्टिपेशन रिलीव करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं हल्दी और हरड़ वाला पानी हमेशा बोलता हूँ। हल्दी में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हरड़, और एक एक चुटकी काली मिर्च, हुँ, 2 बार लें। और अदरक इतना बड़ा 2 बार खाएं। 2 इंच का टुकड़ा, बहुत ज्यादा। जी। 2 इंच का टुकड़ा, 1 इंच काफी है। 1 इंच और का। वो चबा के खाना है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, वो उनको दिखेगा। जी। जिनके जिनके मुँह पके हुए हैं, जिनके मुँह में अंदर छाले हैं, वो तो अदरक खा नहीं पाएँगे। वो ठीक हो वो ठीक हो जाएंगे, छाले ठीक हो जाएंगे। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड बोला, अगर दोनों ये लेते रहेंगे ठीक हो जाएंगे। हल्दी हल्दी और और हरड़ हरड़ ये ये बहुत ये क्वांटम फूड्स हैं। हुँ, ये नॉर्मल फूड्स ना समझें इनको, ये दैविक हैं। अच्छा थोड़े हल्दी और हरड़ के थोड़े हमें अलग-अलग जो है वो भी बताएँ कि इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बता दें ताकि लोगों को समझने में थोड़ी-सी अ, आसानी हो। हल्दी जैसी तो कोई चीज हमारे ख्याल से इस पृथ्वी पे है नहीं। हुँ, है नहीं। हल्दी से बड़ा एंटीसेप्टिक, उससे बड़ा एंटीबायोटिक, उससे बड़ा एंटी कैंसरस, उससे हमने तो आज तक नहीं देखा। हुँ, तो जबकि हरड़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ और होलिस्टिक हेल्थ भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं दोनों साइड ऑफ द स्टोरी जानता हूँ। हुँ, तो आप देखिए ना, आप तो ये विदेशों में पहले हल्दी वाला दूध, जब दूध पीने लायक हुआ करता था, आज तो नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन हमारी माताएं बहनें हल्दी वाला दूध पिया करती थी और हुँ, पिलाया करती थी। आज वो दूध नहीं है, तो इसलिए हम रेकमेंड भी नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में हल्दी वाला दूध चलने लगा है। हुँ, दे कॉल इट वो टर्मरिक लाटे। हुँ, 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 टर्मरिक लैटे तो अ, घुमावदार इंग्लिश बोलने से फैक्ट्स कहाँ चेंज करते हैं। ये फैक्ट है कि ये भारतीय विधा है और ये क्वांटम फूड्स हैं। तो हल्दी के फायदे तो आपने देख ही लिए। हरड़ का फायदा ये है कि हरड़ आपका बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को, इट इज आल्सो अ बायो एनहांसर हुँ, हुँ, अपार्ट फ्रॉम दी
परगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इट हैज कि वो मोशंस को, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लूज मोशन में टर्न कर देगा. दे हैव दिस कैपेसिटी, हर्ड हैज दैट कैपेसिटी. तो एक तो पहले कॉन्स्टिपेशन रिलीव करना जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. दूसरा ये है कि एसिड बेस डिसबैलेंस जैसे ही सेटल डाउन होगा, एसिड बेस डिसबैलेंस के साथ साथ आप 2 बार खाना खाएंगे तो आपका इंसुलिन भी सेटल डाउन ये हो जाएगा, तो चीजें ठीक होने की स्थिति में आ सकती है. एक बार कोशिश करने वाली बात है बिफोर वी डू एनीथिंग. जी. जी, डॉक्टर साहब, जो आपने ये दोनों तीनों मिलकर चीज़ें लेने की बात कही है, इन तीनों को मिलाकर लेने के पीछे की क्या सोच? आ, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और जो इस टाइप का डिजीज पैदा कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, वो सिर्फ हल्दी से जाएगा नहीं. हल्दी से काफी कॉन्स्टिपेशन निकल जाता है. हुँ, उसके लिए हरड यूज करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन में बोला. और काली मिर्च बायो एनहेंसर है, यूज करना ही चाहिए. जी. अब डॉक्टर साहब, जो सबसे मेन बात, वो ये है कि कोई भी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अंग एज़ ए होल बॉडी वो जो है वो एज़ ए होल काम करती है। तो क्या कुछ संभावनाएँ ऐसी हैं कि किसी और अंग में खराबी हो, उसकी वजह से यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई हो? जैसे लीवर? थ्योरेटिकली तो आपने ठीक बोला है, हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. लीवर में, क्योंकि लीवर जो है वो उसकी वजह से बहुत सारे, क्योंकि जितना भी फूड हम लोग खा रहे हैं, वो लीवर के थ्रू होकर प्रोसेस होकर चलता है। उसमें अगर कोई खराबी आती है तो उसकी वजह से थायराइड, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से अंतड़ियों में प्रॉब्लम, उसकी वजह से आगे चल के लॉजिक वाइज तो आप ठीक बोल रहे हैं, वही उसको इंडिविजुअल केसेस में देखना पड़ेगा कैसे मतलब हुआ है. हुँ, तो हुँ। सिर्फ लीवर की गड़बड़ी से ये हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखना पड़ेगा इंडिविजुअल केसेस में कैसे वो हो रहा है. जी. अच्छा, अब आए जो मेन क्वेश्चन है, जो माताएँ जानना चाहती हैं। मान लीजिए किसी लड़की को अभी उसकी शादी हुई है और उसको यूट्रस फाइब्रॉइड डायग्नोस हो गया। तो क्या उसको बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम आएगी? कब तक आएगी? कैसे उसको, मतलब अगर यूट्रस फाइब्रॉइड के रहते उसको बच्चा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो उसको उसको पहले क्या सर्जरी करवानी पड़ेगी? ये बहुत चिंता की बात है कि अगर मैंने सर्जरी करवा ली तो मेरे को बच्चा नहीं होने वाला। ये इसका थोड़ा-सा निदान। हो तो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पहले उसको ठीक कर लीजिए, और वो हुँ, 3-4 महीने में ठीक भी हो जाता है, तो 3-4 उसको महीने पहले ठीक कर लें. जी. 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा और उसके बाद जो है वो बच्चा कंसीव भी करें और हो भी जाता है। मान लीजिए किसी को अ, मतलब वो नहीं हुआ है, अ, उसने इलाज नहीं करवाया है, उसको बच्चा उनको जो है वो कंसीव हो गया है। तो क्या अब उसको आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी? हम प्रे करेंगे कि ना हो, हुँ, लेकिन चांसेस तो हैं. और ऐसे बच्चे सिजेरियन में ज्यादातर ये जाते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी होते हैं, कई चीजें होती हैं. और हमें केयरफुल रहना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के बाद वो जागे. ये थोड़ा, ये पहले जाग जाते तो हम हेल्प कर देते हैं उनको. तो डॉक्टर साहब, जाते-जाते कोई टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? हाँ, वो 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 वही है, वो कांस्टेंट है. आप ये देखेंगे, मैं हर 4 के बाद वही बात बोलता हूँ. मेरी विनती है कि हम इस पे जिप लगाएं. लगा देंगे तो कई चीजें ठीक हो जाएंगी, कई चीजें जो हुई हैं वापस आ जाएंगी, कई चीजें जो होने वाली हैं नहीं होंगी, एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न. और बोलने और बोलने पे है, अगर इस पे जिप, तो पुलिस और वकील की जरूरत
जिंदगी में नहीं पड़ेगी। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बेहतरीन जानकारी दी है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो इज़ डॉक्टर अमर ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ ਵੀ ਹਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।